नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि जंग के मैदान में आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तबाही जो मिडिल ईस्ट में तूफान लेकर के आई थी, वो क्या सच में खत्म हो गई है? आज विस्फोट में हम आपको इसके बारे में जरूर से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। पहली खबर के बारे में आपको बताती हूँ, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं और इसी के बाद दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि अब खाड़ी में शांति आएगी। लेकिन इजराइल इससे खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका के फैसले को इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। समझौते में इजराइल की चिंताओं को दूर नहीं किया गया। इजराइल के टारगेट अभी भी अधूरे हैं और अमेरिका उस पर समझौते को मानने के लिए दबाव बना रहा है। आज हम आपको इजराइल और अमेरिका के संबंधों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी स्टोरी कौन सी रहने वाली, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग में ईरान बुरी तरीके से तबाह हो गया। उसका जर्रा जर्रा अमेरिका और इजराइल की फैलाई गई बारूदी तबाही के निशान दिखा रहा है। लेकिन समझौते का मसौदा देखकर तो ईरान ही विजेता लग रहा है। आज हम आपको उन मुद्दों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि अमेरिका के लिए स्थिति खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली हो गई है। अमेरिका को जंग से हासिल हुआ कुछ नहीं, नुकसान उठा करके चले आए और इस बारे में आखिरकार अब उनके देश में ही उन्हें किस तरीके से घेरा जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तीसरी खबर, यूरोप बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग में झुलस रहा है। रूसी बारूद लगातार यूक्रेन को झुलसा रही है और रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों पर काबिज हो रही है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की भी पलटवार के मूड में आ गए हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस की ताकत में एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है, लेकिन फिलहाल ज़ेलेंस्की को यूरोपीय देशों से हथियार मिलने शुरू हो गए हैं और यूक्रेन की ताकत भी काफी बढ़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूक्रेन जीत हासिल कर पाएगा या फिर ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन को जला करके राख कर देगी। इसके बारे में भी समझेंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताती हूँ ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। बमबारी जारी रखते तो दुनिया में मंदी आ जाती है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। चलो, उन्हें खैर ख्याल तो आया दुनिया का, क्योंकि दुनिया भर में ऊर्जा संकट वैसे ही गहरा रहा था। लेकिन अब वो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगर बमबारी जारी रखता तो दुनिया में मंदी आ जाती और ईरान पर 2-3 हफ्ते और बमबारी कर सकते थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया। उनका कहना है कि ज्यादा बमबारी से हमें रणनीतिक फायदा होता, लेकिन ईरान बहुत स्पष्ट कर चुका था कि उसकी जो शर्तें हैं वो उन्हीं पर आगे बढ़ने वाला है। वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति अपनाई जा रही है उसके तहत दबने वाला नहीं है और उसने इस पूरे मसौदे के दौरान ये करके दिखा दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आप को कवर अप करने में लग गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा बमबारी करते तो हमें रणनीतिक फायदा होता, हम 2 से 3 हफ्ते तक बमबारी कर सकते थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से दुनिया का ख्याल आ गया कि अगर हमने ज्यादा हमले कर दिए तो दुनिया में मंदी आ जाएगी, इसीलिए हमने इस युद्ध को रोक दिया है। वहीं एक और खबर आपको बताओ कि समझौते को लेकर के ईरान का अमेरिका को एक बड़ा झटका देखने को मिला है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी जानकारी आई है कि लेबनान में युद्ध विराम तक लागू नहीं होगा समझौता। ईरानी मीडिया ने कह दिया है। यूएस ईरान के बीच में जिनेवा में प्रस्तावित जो बैठक थी वो टल गई है, जो कि आज होने वाली थी 19 जून को, लेकिन वो टल गई है क्योंकि हस्ताक्षर G7 के मंच से ही डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए। दूसरी तरफ पेजेश्कियान ने भी कर दिया। लेकिन लेबनान को लेकर के ईरानी मीडिया ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होगा, यानी इजराइल हमले करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये समझौता भी लागू नहीं होने वाला है। तो यानी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका भले ही दुनिया भर को ये समझाने का प्रयास कर रहा हो कि दुनिया की वजह से, दुनिया में आने वाली मंदी के डर की वजह से हमने इस युद्ध को रोक दिया है, लेकिन सच यही है कि ईरान के सामने अमेरिका झुक रहा है और उसने एक बार फिर से ये शर्त रख दी है कि लेबनान को लेकर के जो अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ है उसे इजराइल को मानना होगा और अगर इजराइल नहीं मानेगा, लेबनान में युद्ध विराम नहीं लागू करेगा, तो हम इस समझौते को नहीं मानने वाले हैं। ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। अभी तक देखिए 14 पॉइंट्स साइन कर लिए गए। एक तरफ G7 के मंच से डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत होते हैं, दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान दस्तखत करते हैं। लेकिन ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। वहीं खबर यह है कि युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर अभी भी हमले चल रहे हैं और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है।
दक्षिणी लेबनान में हमले की वजह से भारी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि दक्षिणी लेबनान की आखिरकार स्थिति क्या बनी हुई है। मसौदे का एक पॉइंट यह भी था कि जितने भी प्रॉक्सी गुट है ईरान के, उन पर हमले नहीं किए जाएंगे, लेबनान में खास तौर पर पे हमले रोके जाएंगे। लेकिन लेबनान में जो स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरानी सरकार ये कह रही है कि जब तक लेबनान में हालात सुधर नहीं जाते, ये मसौदे हम नहीं मानने वाले हैं। यानी अमेरिका के लिए सिरदर्दी, एक तो इजराइल को साइडलाइन कर दिया, तो इजराइल क्या सच में उनकी बात मानने वाला है? दूसरी तरफ इजराइल हमास के साथ जो युद्ध की शुरुआत किया था, उसी के साथ उसने हिजबुल्लाह पर हमले करने शुरू किए थे, तो वो इसे अलग तरीके से दिखाने का प्रयास भी कर सकता है कि हम जो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दरअसल हमास के लिए लड़ रहे हैं। भाई एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। किस तरीके से मसौदा तो साइन कर लिया गया, लेकिन अब क्या है? इजराइल का लेबनान पर एक बार फिर से एक और बड़ा हमला देखने को मिल गया। अभी आपने दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें देखी, अब लेबनान की बेक्का वैली पर भी एक बड़ा अटैक किया गया है। अल जाबोर इलाके पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हर जगह यानी कि तहलका मचाया हुआ है इन लोगों ने। इजराइल ने अल बेक्का वैली पर जो हमला किया है, जो एयर स्ट्राइक की है, ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से गिरती हुई मिसाइल और इसके साथ फिर एक बड़ा धमाका, बड़ा विस्फोट। इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, ये कह करके कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल को दहलाया जा रहा है, वो हम पर हमला करना बंद कर दें, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का कहना है कि हम नहीं रुकने वाले हैं जब तक इजराइल को हम खत्म ना कर दें। ये लड़ाई हमास के साथ थी, हमास में हिजबुल्लाह और हूती की एंट्री हुई, और इजराइल अभी भी उसी तरीके से हिजबुल्लाह से लड़ते जा रहा है। लेकिन अगर इन सब के बीच में ईरान ने एक जो पॉइंट बढ़ाया था कि अगर आपने इन पर हमले करना बंद नहीं किए तो हम नहीं रुकेंगे, तो एक बात तय है कि मसौदा साइन तो हो गया है, लेकिन क्या इसे लागू किया जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच में डील हुई तो पूरी दुनिया ने राहत की, चैन की सांस ली, लेकिन इस डील से सबसे ज्यादा दुखी इजराइल हुआ, जिसके टारगेट अभी भी अधूरे हैं। जो ईरान को ऐतिहासिक रूप से कमजोर देखना चाहता था, लेकिन अब ईरान ऐतिहासिक रूप से मजबूत नजर आ रहा है, और अब यही ईरान अमेरिका और इजराइल की दोस्ती के बीच आड़े खड़ा दिख रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी 2026 को जंग का आगाज हुआ। अमेरिका और इजराइल ने भीषण हमलों के साथ जंग की शुरुआत की। शुरुआत में कुछ कामयाबी तो मिली, लेकिन वो भी ईरान की बारूदी बारिश में धुल गई। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देश परेशान हो गए। पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। अमेरिका को इस जंग में इतना नुकसान हुआ कि ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। उन्होंने दबाव बनाने वाले बयान तो दिए, लेकिन एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान भी हुआ, लेकिन बातचीत की कोशिशें भी जारी रखी गई और आखिरकार उन्होंने ईरान की शर्तों के आगे झुकते हुए समझौते पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका का ये कदम भले ही दुनिया को राहत देने वाला लग रहा हो, लेकिन इजराइल को ये नागवार गुजरा। इजराइल की ओर से साफ कह दिया गया कि वो समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजराइल के इस रुख के बाद से ही अमेरिका और इजराइल के बीच तल्खी बढ़ गई है। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने
पीएम नेतन्याहू पर दबाव बनाने का प्रयास किया और अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी शांति समझौते का बचाव कर दिया। साथ ही इजरायल की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान सिर्फ मारकाट से नहीं निकल सकता। जेडी वेंस ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की डील पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आपका असल प्रस्ताव क्या है। उन्होंने इजरायल को महज 90 लाख लोगों का देश बताते हुए कहा कि वो अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान सिर्फ लोगों को मारकर नहीं निकाल सकते। जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें इजरायल में मची खलबली थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी मुख्य वजह भरोसे की कमी है। वेंस के अनुसार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सभी का भरोसा जीता है। दरअसल इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने रुख पर कायम है। नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें शांति बनाए रखना, इजरायल के हितों पर मजबूत रुख अपनाना और अमेरिकी दोस्तों के साथ अहम संबंध बनाए रखना शामिल है। पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि इजरायल अपने मुख्य लक्ष्य पर कायम रहेगा और वो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल उत्तर में लेबनान के साथ अपनी सीमा के पास सुरक्षा बहाल करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा जोन बनाया जाना जरूरी है और जब तक इजरायल की सुरक्षा की जरूरतें उसकी मांग करती हैं, तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए। इधर ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। तेहरान ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक समझौता लागू नहीं होगा। ईरान न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में प्रस्तावित बैठक फिलहाल टाल दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होता, तब तक जेनेवा वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। ईरान ने इस बात के भी संकेत दिए कि वो समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को एक तरफा लागू नहीं करेगा। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि समझौते के तहत अमेरिका को भी अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करना होगा। समझौते के अमल में आने का मतलब है कि इजरायल का ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई रुक जाना। यानी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान रुक जाए, क्योंकि समझौते में इजरायल के अभियान को रोकने की बात तो कही गई, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों से उसे सुरक्षा दिए जाने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। माना जा रहा है कि समझौते से नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना टूट सकता है और इसे ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक विफलता मानी जा रही है। डील से पश्चिमी एशिया के भू राजनीति पर पूरी तरह से बदलाव नजर आएगा। अगर ईरान मजबूत होता है तो इजराइल को फिलिस्तीन के साथ 2 राज्य समाधान स्वीकार करना पड़ सकता है और अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटना पड़ सकता है। हालांकि डील से अमेरिका के लिए भी मुश्किलें कम नहीं। उन्हें अमेरिका में सक्रिय इजरायल समर्थक लॉबी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस लॉबी की नाराजगी ट्रंप के राजनीतिक करियर की मुश्किलें बढ़ा सकती है।
साफ है कि इजराइल किसी भी कीमत पर इस समझौते को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप ने युद्ध से निकलने के लिए इजराइल के सभी लक्ष्यों की बलि चढ़ा दी है। इजराइल को इस डील से एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस डील की वजह से उसके सबसे करीबी देश अमेरिका के साथ संबंधों में दरार आई। इजराइल के सभी टारगेट अभी भी अधूरे रह गए। अब आपको बताती हूं कि डील से इजराइल को आखिरकार क्या क्या नुकसान हुआ है। तो डील के कारण अमेरिका और इजराइल के संबंधों में सबसे बड़ी दरार, राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू के संबंधों में खटास। डील में यूएस ने इजराइल की शर्तों को शामिल नहीं किया है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक भी नहीं लगाई है, जो कि इजराइल चाहता था। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर भी इजराइल रोक चाहता था, जो कि अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया। डील में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठन शामिल ही नहीं किए गए। समझौते के तहत लेबनान में भी युद्ध विराम होना है। यह समझौता अमेरिका ने इजराइल से बिना पूछे ईरान के साथ कर दिया है। डील के तहत इजरायली सेना को लेबनान से वापस लौटना होगा और हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा की ठोस गारंटी तक नहीं दी गई कि इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान छोड़ देगी, लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगी। लेकिन हिजबुल्लाह उस पर यानी कि इजराइल पर हमला करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर के कोई ठोस रणनीति नहीं तैयार है। युद्ध में हुए नुकसान की वजह से ईरान की ओर यूएई जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कल तक इजराइल के साथ खड़ा हुआ था। ईरान के प्रभाव की वजह से अब्राहम अकॉर्ड से भी यूएई हट सकता है। अब आपको बताती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में आखिरकार किस तरीके से तनाव बढ़ते जा रहा है। इजराइल अपने आप को अब ठगा सा महसूस कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का ये रिश्ता बेहद गहरा है। अब आपको दिखाती हूं, बताती हूं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में रिश्ता आखिरकार कितना गहरा है। रणनीतिक संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो 1967 में 6 दिन की जंग के बाद यूएस का अहम कदम देखने को मिला था, जहां इजराइल के रूप में यूएस को मिडिल ईस्ट में एक अहम साझेदार मिला था। अरब देशों को समर्थन देकर के वहां पर उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और सोवियत संघ दरअसल ये कोशिश कर रहा था कि उसकी पकड़ वहां पर ज्यादा मजबूत हो। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका के लिए अहम सहयोगी इजराइल बनकर के सामने आया और उस वक्त के यूएस के विदेश मंत्री ने इजराइल को एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बताया था। यूएस इजराइल रिश्तों में 1973 का योम किप्पुर युद्ध बेहद अहम रहा। इजराइल पर इजिप्ट और सीरिया ने एक साथ हमला बोला। अमेरिका ने भारी मात्रा में आपातकालीन सैन्य सप्लाई तक दे दी। उसके बाद AIPAC से लेकर के अरबों डॉलर की मदद मिली उसे। यूएस से इजराइल को सालाना $3.8 बिलियन की मदद दी जाती है और मदद के तौर पर 80% पैसे इजराइल अमेरिकी कंपनियों से हथियार खरीद देता है। इजराइल अमेरिका के नए हथियारों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड भी तैयार किया गया है। अमेरिका ने इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे AIPAC कहते हैं, ये एक मजबूत ग्रुप है और ये लॉबिंग ग्रुप में शामिल है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सदस्य दोनों ही इसमें शामिल हैं। यानी सरकार किसी की भी हो अमेरिका में, लेकिन इजराइल के साथ उसके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अब दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील का अहम मुद्दा है वो लेबनान में युद्ध विराम लागू करना है, जबकि इजराइल की मंशा है कि वो दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर ले और वहां पर बफर जोन में उसे तब्दील कर दे, ताकि हिजबुल्लाह के आतंकियों से उत्तरी इजराइल को पूरे तरीके से सुरक्षित किया जा सके। आपको बताती हूं मैं आपके माध्यम से कि क्या इजराइल का लेबनान को लेकर के ये प्लान है और क्या वो ऐसा कर पाएगा। तो सबसे पहले बताती हूं कि लेबनान में बफर जोन वो कहां पर चाहता है, लेकिन उस सब के पीछे किरियत शिमोना, टायर, लितानी नदी, वादी सालुकी, खैम, लेबनान, यहां पर वो ये चाहता है कि वो बफर जोन अपना तैयार कर ले। गोलान हाइट्स पहले से ही इजराइल के पास है, उसने पहले से यहाँ पर बफर जोन अपने तैयार किए हुए हैं, लेकिन ये जो बाकी जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर वो चाहता है कि अपने आप को मजबूत करे। लितानी नदी तक उसने अपने कदम बढ़ा भी दिए थे, हालांकि फिर उसे पीछे अपने कदम खींचने भी पड़े, लेकिन लितानी नदी तक जाकर के वो अपने आप को ये दिखाने की प्रयास कर रहा था कि हम यहाँ बफर जोन तैयार करेंगे और लेबनान से होने वाले जो हमले हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से होने वाले जो हमले हैं, हम उन्हें किसी तरीके से रोक देंगे। ये उसकी तैयारियां जरूर थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने एक बड़ी चोट दे दी है और इस बड़ी चोट के तहत लेबनान पर हमले बंद करके अपनी सेना का बोरिया बिस्तर समेट करके इजराइल को वापस लौटना होगा। वही एक और बड़ी खबर आ रही है कि लेबनान में इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी है कि इजरायली सेना पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है। 4 सैनिकों के मारे जाने और कई के घायल होने की खबरें हैं। 401 आर्म्ड ब्रिगेड पर दक्षिणी लेबनान में यह हमला किया गया है। अब देखिए,
इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि इजरायली सेना पर हमला किया गया, जिसकी वजह से 4 सैनिक मारे जाने और कई के घायल होने की खबरें हैं। अब ऐसे में अगर इजरायली डिफेंस फोर्स पर लगातार हमले होंगे तो आखिरकार क्यों हिजबुल्लाह से उस बात का बदला ना ले? ये उनके लिए भी तो अस्तित्व की लड़ाई है। हाँ, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कहते कहते ग्रेटर इजराइल के सपने को जरूर पूरा करने के लिए निकले थे, लेकिन अगर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं तो वो पीछे कैसे चले जाए? अमेरिका ने इस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया इस डील के अंदर कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी हमले इजराइल पर नहीं किए जाएंगे, वरना जवाब भी उसे लेना होगा। वहीं इजरायली सेना पर हमले को लेकर के हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के जवानों ने हमला किया, 3 मरकवा टैंकों पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। अली अल ताहिर की पहाड़ियों के उत्तर की ओर आईडीएफ बढ़ रही थी, यह हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया। अब हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि हमने क्यों हमला किया है। उसका ये कहना है कि हमने हमला इसलिए किया है क्योंकि हिजबुल्लाह कह रहा है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के जवानों ने पहले हम पर हमला किया, उनके 3 मरकवा टैंकों पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। या हालांकि ये बता रहे हैं कि वो हमारी तरफ हमला कर रहे थे, इसलिए हमने उनके मरकबा टैंकों को निशाना बनाया। और अली अल ताहिर की पहाड़ियों के उत्तर की ओर इजरायली डिफेंस फोर्स बढ़ रही थी, उसे रोकने के लिए हमारी तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। तो एक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने हमले करने बंद कर दिए, इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, तो वहां पर हमले हो रहे हैं और हमले अभी भी जारी रहने वाले हैं। अमेरिका कितना भी इजराइल के नजरिए से बिना देखे हस्ताक्षर कराए, लेकिन इजराइल है ये रुकेगा नहीं। और ईरान के अमेरिका को एक और चेतावनी देखने को मिली है, जहां ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान सामने आया है कि धोखा दिया तो मिलेगा करारा जवाब। वार्ता प्रक्रिया पर सावधानी से नजर रखी जाएगी, ईरान की तरफ से ये कहा गया। ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे कड़े शब्दों में ये कह दिया कि अगर धोखा देने का प्रयास भी किया तो इस बार और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को सिर्फ घुटनों पर लाया नहीं है ईरान, बल्कि अपनी शर्तों पर भी लाया है। यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से, ये जो पोस्ट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, कि अगर इस बार अमेरिका ने धोखा देने का प्रयास किया, धोखा देने के बारे में सोचा भी, तो उसे करारा जवाब मिलने वाला है। इसलिए सावधानी से हम भी नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। ईरान से जंग में अमेरिका ने अपना सब कुछ गंवा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को जितना झुकाने का प्रयास किया, ईरान उतना ही उग्र होकर के सामने आया। ईरान ने जंग भी अपने हिसाब से लड़ी और समझौता भी अपनी शर्तों पर किया। हालात ऐसे हो गए हैं कि जंग के पहले जो हालात थे, आज ईरान उससे बेहतर स्थिति में आ गया है, जबकि अमेरिका बदतर स्थिति में चला गया है। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। कुछ ऐसा ही हुआ मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पहले ईरान के खिलाफ दबाव बनाने का भरसक प्रयास किया, ईरान को हमलों का खौफ दिखाया। तब तक ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया अमेरिका को एक सुपर पावर की नजर से देख रही थी। लेकिन 28 फरवरी 2024 के बाद ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को जितना छोटा समझकर जंग का आगाज किया, वो जंग उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के सुप्रीम कमांडर के रूप में ट्रंप ने जो सम्मान दुनिया भर में कमाया था, वो ईरान से जंग में गंवा दिया। अमेरिका ने जंग में अपने अरबों के सैन्य संसाधन गंवाए, और वो भी ईरान के बेहद मामूली और सस्ते हथियारों के कारण।
ईरान के दबदबे की वजह से ट्रंप के साथी भी उसका साथ छोड़ गए। आखिरकार ट्रंप को मजबूरन ईरान की शर्तों पर ही समझौता करना पड़ा। अमेरिका और इजराइल को इस जंग से शायद ही कुछ हासिल हुआ हो। इजराइल के हालात तो दूध में पड़ी मक्खी जैसे हो गए हैं, जिसे अमेरिका ने दरकिनार कर दिया है। उसके सभी टारगेट अधूरे रह गए। अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था। ट्रंप ने युद्ध के पहले ईरान में विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। उन्होंने ईरान सरकार से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए दबाव बनाया। ईरान की कट्टरपंथी सरकार का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने हमला किया, लेकिन ईरान का वही कट्टरपंथी मॉडल आज अमेरिका पर भारी पड़ गया। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनाने देना चाहते। दोनों ने मिलकर ईरान पर पिछले साल भी 12 दिनों तक हमले किए और इस बार भी परमाणु केंद्रों पर जबरदस्त अटैक। हालांकि समझौतों में परमाणु प्रोग्राम का जिक्र है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता फैसला नहीं हुआ है। ईरान पहले भी परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात कह रहा था और आज भी वो इस पर कायम है। ईरान के 60% तक संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। इजराइल का मुख्य मकसद ईरान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और प्रॉक्सी संगठनों को सहयोग को रोकना, लेकिन इस समझौते में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों का कोई जिक्र ही नहीं है। उल्टे ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अगर ईरान के पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो कोई बात नहीं, और प्रॉक्सी संगठनों को सहयोग तो रोकना तो दूर, लेबनान में इजराइल के हमले भी ईरान को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ईरान ने लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई रोके जाने तक आगे की वार्ता नहीं करने के संकेत दिए। जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट रहा, जो जंग के पहले सभी के लिए खुला था। जंग के दौरान ईरान ने इसे चोक किया तो दुनिया टेंशन में आ गई। इसी के साथ ईरान के हाथ में एक बड़ा हथियार लग गया, जिसके जरिए वो कभी भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुटकियों में हिला सकता है। अमेरिका लाख दावा कर ले कि हॉर्मुज सभी के लिए खुला है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ 60 दिन के लिए मुफ्त है। इसके बाद ईरान जहाजों को सुविधाएं देने, सुरक्षा देने और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूल सकता है। ईरान ने बाकायदा हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए एक संस्था तक बना डाली। ईरान पर प्रतिबंध लगने के बाद से ही दुनिया भर में उसकी अरबों की संपत्तियां फंसी हुई थी, जिनके वापस मिलने की शायद उसे उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन जंग में अमेरिका को झुकाकर ईरान की संपत्ति वापस पाने की उम्मीदें पुख्ता हो गई है। ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा था, जिसकी वजह से उसे आधुनिक हथियारों के विकास और उसकी तकनीक प्राप्त करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब प्रतिबंध हट जाने के बाद वो रास्ता भी साफ होने की उम्मीद जग गई है। यानी ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार है। ईरान में जंग के दौरान भारी तबाही हुई,
जिसके पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि खबर ये है कि ये फंड उसे सीधे नहीं मिलेगा, बल्कि खाड़ी देशों की कंपनियां वहां के बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्माण के लिए ये राशि खर्च करेगी। साफ है कि ट्रंप चाहे जितना बेहतरीन डील करने का दावा कर ले, लेकिन ये सच है कि उनका ये समझौता अब तक के इतिहास में सबसे कमजोर समझौता साबित हो सकता है, जिसमें अमेरिका ने सिर्फ गवाया ही है। अमेरिका ने खुद ही जंग शुरू की, खुद ही युद्ध विराम किया और अब विरोधी की शर्तों पर झुककर समझौता किया, जबकि ईरान के लिए ये विन विन सिचुएशन है। जंग के दौरान अमेरिका को केवल नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन समझौते में तो अमेरिका पूरी तरीके से जंग हारता दिख रहा है। अगर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना ही अमेरिका का मकसद था, जिसमें वो नाकाम रहा है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बावजूद ईरान मजबूत हुआ है और मुस्तफा खामनेई को तुरंत ही इसके बाद चुन लिया गया। फिर सुप्रीम लीडर मुस्तफा की सरपरस्ती में ईरान ने मजबूती से इस जंग को लड़ा और ईरान ने अपनी शर्तों पर समझौता भी किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के क्या हाल है? जंग से पहले हॉर्मुज सभी के लिए मुफ्त हुआ करता था, फ्री पैसेज था, और जंग के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ऐसा शिकंजा कसा है जिसके बाद अगर किसी को वहां से अपना जहाज निकालना है तो 60 दिन के बाद हॉर्मुज में फीस देकर के निकलना होगा। सुरक्षा सेवा के नाम पर ईरान ये फीस जरूर से वसूलेगा, ये उसने स्पष्ट कर दिया है। जो अमेरिका चिल्ला रहा था कि हमने हॉर्मुज को खाली करवा दिया, फ्री करवा दिया, उसका सच ये है कि 60 दिन तक बस ये फ्री है। परमाणु प्रोग्राम पर क्या हुआ? ईरान पहले भी परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात कहता रहा है। समझौते के तहत ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात एक बार फिर से दोहरा दी है कि हम तो पहले भी नहीं बना रहे थे और अब भी नहीं बनाएंगे। ईरान के 60% तक संवर्धित यूरेनियम पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि दोनों देश इस पर बातचीत करेंगे, मिलकर के फैसला लेंगे, लेकिन फिलहाल इस डील में कोई फैसला नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के विरोध में इजराइल समझौते में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का मुद्दा तक शामिल नहीं किया गया। ईरान के पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये तो हर देश का अधिकार है, अगर अधिकार है तो फिर लड़ाई क्यों? ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज में इजराइल आता है और इजराइल इस बात से हमेशा से डरता रहा है कि उसकी ये मिसाइलें ईरान की इजराइल को कभी भी तबाह कर देंगी, इसलिए उसे लंबी दूरी की मिसाइल पावर नहीं खड़ी करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका का कहना है कि कोई बात नहीं, है उसकी सुरक्षा के लिए, यानी ईरान की सुरक्षा के लिए आवश्यक। प्रॉक्सीज पर क्या हुआ? ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के विरोध में इजराइल हमेशा से रहा। प्रॉक्सी संगठनों का मुद्दा समझौते में शामिल तक नहीं किया गया और लेबनान में युद्ध विराम तक समझौता लागू नहीं करेगा ईरान। इसके बाद इजराइल पर लेबनान में हमले रोकने का प्रेशर अलग से है और ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह पर हमले इजराइल की तरफ से अभी भी किए जा रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। अमेरिका कितना भी कह दे कि जीत गए हैं या फिर दुनिया भर को ये समझाने की कोशिशें कर ले कि अगर हम ये युद्ध समाप्त नहीं करते तो दुनिया भर में मंदी आ जाती, इसलिए हमने ये युद्ध समाप्त किया, तो सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे थे इस युद्ध से निकलने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।